हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आप ही की परीक्षाओं को रफ्तार देने के लिए हम जो हैं आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12 के आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स जो है दोनों में सेम ही होता है। तो आप अगर कॉमर्स में इकोनॉमिक्स लिए हैं या आर्ट्स में इकोनॉमिक्स लिए हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। और ये इकोनॉमिक्स का जो है ये वीडियो नंबर फर्स्ट है। ऐसे 10 वीडियो जो है 10 दिन लगातार आपको जो है मिलते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि ये इकोनॉमिक्स की सीरीज जो है आपकी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की सभा की जो है पहली प्रश्न है कि सरकार के कर राजस्व के क्या क्या स्रोत हैं। मीन्स सरकार जो है टैक्स, कर मीन्स टैक्स, ये टैक्स जो है कहाँ कहाँ से वसूलती है, आप उसके स्रोत बता दीजिए। तो आप जो है 5 को स्रोत बता दीजिएगा तो खेला खत्म हो जाएगा। तो आपसे पूछे ये सब क्वेश्चन कि सरकार के कर जो है राजस्व के कौन कौन से स्रोत हैं, तो पहला आपको आयकर बोलना है। आयकर तो जो आय आप कमाते हैं उस पे जो टैक्स लगता है उसे आयकर कहते हैं। दूसरा जो है निगम कर बोलना है। निगम कर यानी कि जब आप अपने शहर में रोड पे चलते हैं या कुछ खरीदते हैं तो वो कर लगता है, उसे निगम कर कहते हैं। तीसरा आप बताएंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी कि कोई चीज आप बनाकर बेचते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहते हैं। और चौथा आप बताएंगे सीमा शुल्क। सीमा शुल्क यानी आप सुने होंगे टोल टैक्स लगता है। जब आप एक राजधानी से दूसरे राजधानी में जाते हैं तो वो टोल टैक्स लगता है, उसे ही कहते हैं सीमा शुल्क। और पांचवा होता है संपत्ति शुल्क, यानी कि जितने भी धन आप घर में रखे हैं उस पर भी टैक्स लगता है, उसे संपत्ति शुल्क कहते हैं। तो आपसे पूछ दिया कि सरकार के कर राजस्व के क्या क्या स्रोत हैं, तो आप नहीं बता दीजिएगा। पहला आयकर, दूसरा निगम कर, तीसरा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और चौथा का तो संपत्ति शुल्क और पांचवा सीमा शुल्क। 5 को बता देला है। सीमा मतलब बॉर्डर, कोनो लड़की के नाम नहीं है, ठीक है ना, याद रखना है। अब दूसरा नंबर है कि राजस्व प्राप्तियों से क्या अभिप्राय है, मीन्स क्या मतलब है, किन्हीं 2 घटकों को लिखें। देखिए, राजस्व प्राप्तियों से यह मतलब है कि जब सरकार कहीं पे निवेश की हुई है और उससे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, जो लाभ आ रहा है, उसी को क्या कहते हैं, तो कर कहते हैं या टैक्स कहते हैं। जैसे सरकार रोड बनैले है तो पैसा लगैले है, अब वजह से रोड पे आप चल रहे हैं तो उसका भी टैक्स ले रही है, तो वो जो है एक प्रकार का कर ही है कि नहीं। तो सरकार जो है कहीं पे पैसा लगैले है, निवेश कैले है, तो उसको उससे जब ब्याज लेता है या लाभ लेता है तो उसी को हमनी के कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो टैक्स जो है वसूल रहा है। और टैक्स जो है वसूलने का उसका तरीका जो है ना बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पे पूछ ले किन्हीं 2 घटकों को लिखें, तो पहला बता दीजिए, अभी 5 को बताए हैं, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क यानी सीमा कर मतलब समझ रहे हैं ना, बॉर्डर पे जो है सीमा मतलब बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद जो है संपत्ति कर, ये सब बता दीजिए, है कि नहीं। आइए सर, तीसरा है नगद आरक्षित अनुपात से आप क्या समझते हैं। देखिए, नगद आरक्षित अनुपात, नगद मतलब कि पैसा, ठीक है। तो नगद आरक्षित अनुपात से आप क्या समझते हैं। प्राइवेट बैंक का नाम सुने हैं। प्राइवेट बैंक जैसे वो बैंक के हम नाम लेते हैं उज्जीवन बैंक, ये जो है प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट बैंक जब अपने बैंक को खोलती है
तो कुछ पैसा जो है आरबीआई के पास जो है जमा कर देती है, चाहे उसके पास जितना पैसा जमा होता है ओकरा में से कुछ नगद पैसा आरबीआई मतलब कि केंद्रीय रिजर्व बैंक के पास जो है जाकर जमा कर देती है। तो उसी नगद पैसा को हमनी के कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, आपसे पूछा नगद आरक्षित अनुपात से आप क्या समझते हैं? तो नगद आरक्षित अनुपात से हम यह समझते हैं कि जब कोई प्राइवेट बैंक यानी कि व्यावसायिक बैंक अपने जमा पूंजी का निश्चित प्रतिशत आरबीआई में जाकर जमा कर देता है, आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो उसी नगद जो है प्रतिशत को हमनी के बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। और ये जो पैसा आरबीआई में जमा होता है तो आरबीआई क्या करता है कि अन्य बैंकों को जो है उहे पैसा से लोन देने का काम करता है। ठीक है, अब जो है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आप कहेंगे कि ठीक है सर हम तो समझ जा रहे हैं, मजा भी आ रहा है, लेकिन एक नोट सवा मिल जाता न तो और हमनी के एक बार पढ़ लेते हैं तो और मजा आ जाता। भाई हम आपको हर एक वीडियो में बता चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो देखिएगा, चाहे आज भी बताते रहे हैं कि आप अगर आर्ट्स से हैं और आपके किसी भी विषय की तैयारी नहीं हुई है तो आप जो है क्रैश कोर्स जो है ज्वाइन कीजिए। आर्ट्स का क्रैश कोर्स मात्र 499 का है और उसमें जो है आपके सभी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ है जेकर ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो है उसमें है। अब आपको मिलता कहां से है? तो आपको प्ले स्टोर से जो है एसजीएस क्लासेस को जो है अपलोड करना होता है। एसजीएस क्लासेस जैसे ही आप जो है अपलोड करेंगे तो आप अगर न्यू यूजर है यानी कि अभी तक नहीं इसको डाउनलोड किए हैं तो न्यू यूजर पे क्लिक करके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डाल लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है वो क्रैश कोर्स नजर आएगा आर्ट्स का, उस क्रैश कोर्स को खरीद लीजिए। 499 रुपये का है भाई, जेकरा में सब सब्जेक्ट है, मैथिली और उर्दू छोड़ा के, ठीक नो, बाकी सब है। जब ये सब आप जो हैं देखेंगे इनके प्रश्नों को, इनके वीडियो लेक्चर को, तो आपको मालूम चलेगा कि यार ये तरह के अब तो आर्ट्स में जो है 400 प्लस आवे से कोनो रोका ही नहीं सकता है। तो 499 लगा के 400 प्लस आ जाए तो कौन बड़का बात है कि नहीं? तो ये जो है आपको जो है समझना चाहिए। आइए सर नेक्स्ट है, निवेश गुणक को परिभाषित करें या निर्गत गुणक क्या है? आइए समझाते हैं। निवेश गुणक का है जब हमनी के कोनो बिजनेस में पैसा लगाते हैं और वो समय दर समय हमनी के बढ़ाते रहते हैं तो उसी को निवेश गुणक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है अपन जो है स्टूडियो बनाने के लिए जो है 1 लाख रुपया लगाए और इसको जो है अगला साल और बेहतर बनाने के लिए 2 लाख रुपया लगाएं, लेकिन इससे जो है हमको प्रॉफिट भी हो रहा है, तब तो 1 लाख से 2 लाख लगाएं, तो इसी को निवेश गुणक कहते हैं। यानी जब हम लोग निवेश को साल दर साल बढ़ाते रहते हैं जिससे हम लोगों को लाभ होते रहता है, उसी को हमनी के कहते हैं निवेश गुणक। बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। निवेश गुणक का ही दूसरा नाम है निर्गत गुणक। ठीक है सर, आइए सर नेक्स्ट, सार्वजनिक वस्तुएं क्या है? सार्वजनिक वस्तुएं कहने का मतलब वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग जो है सब कोई कर सके। सब कोई कहे के मतलब गरीब अमीर सब कोई। अब कहेंगे ये सब कौन कौन वस्तु है? तो सड़क, सड़क पे गरीब भी चलता है अमीर भी चलता है, पैसा सरकार लगैले है। ट्रेन, ट्रेन पे गरीब भी चढ़ता है अमीर भी चलता है कि नहीं? बस हो गया, ये सभी जो है क्या है? सार्वजनिक वस्तुएं हैं। तो सार्वजनिक वस्तुएं मतलब कि वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग सब कोई कर सके, उसी वस्तु को जो है सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। ठीक है बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। चलिए, सामान्य वस्तु वैसे वस्तुओं को कहा जाता है जिसका उपयोग जो है गरीब अमीर सब कोई कर सके। देखिए, सामान्य वस्तु और सार्वजनिक वस्तु में जो है डिफरेंस का है। सार्वजनिक वस्तु में होता है कि कोई आदमी पैसा लगैले है और कोई आदमी नहीं पैसा लगैले है,
वो भी उपयोग करे वो सार्वजनिक वस्तुएं हैं। लेकिन सामान्य वस्तु में जो है आपको पैसा लगाना पड़ता है, चाहे आप गरीब होखें चाहे अमीर। फॉर एग्जाम्पल हमने के खाद्य पदार्थ खरीदेला है, यानी कि खाने के लिए आटा चाउर खरीदेला है, तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो वैसी चीजें जो सब कोई उपयोग कर सकता है अपन पैसा लगा के, उस वस्तु को जो है सामान्य वस्तु कहते हैं। बात समझ गए। जैसे आटा चावल ये सब के हमनियों के उपयोग करते हैं, गरीब आदमी भी उपयोग करता होगा, अमीर आदमी भी उपयोग करता होगा, है कि नहीं। तो वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग सब कोई करता है ना, उसे सामान्य वस्तु कहते हैं। जैसे व्यापार, बिजनेस भाई कौन कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, गरीब अमीर सब कोई कर सकता है, वो सामान्य वस्तुएं हैं, है कि नहीं। ठीक है। सार्वजनिक वस्तुएं जिसका जो है उपयोग सब कोई करे, जैसे सड़क, रेलवे, बस आदि, है कि नहीं। वैसे ही जो है सामान्य वस्तु जिसका उपभोग सब कोई करे, यानी कि सब कोई जो है उसको ग्रहण कर सकता है। ठीक है सर। चलिए आइए सर, मांग के नियम के सुधारण लिखें। मांग के नियम जो है बहुत ही जो है आसान है। मांग के नियम के जो है थोड़ा सा हम समझते हैं। जब कीमत में जो है, जब कीमत में कमी आती है तो वस्तु का मांग जो है बढ़ जाता है। अब आइए हम अपने पे समझाते हैं। देखिएगा कईयों का होता है कि हमने के जो कोर्स है 100 रुपया वाला कोर्स अगर 50 रुपया में कर देवल जाए, तो जहाँ पे कोर्स जो है 100 गो बिकता था, वहाँ पे उस दिन कोर्स जो है ना 1000 गो बिके लगेगा। कहे का मतलब जैसे ही हम जो है कीमत में कमी किए तो उसका जो है क्या हुआ, तो उसका जो है बिक्री ज्यादा हो गया। और जैसे ही हम कीमत को बढ़ाएंगे वैसे ही जो है कीमत को बढ़ाएंगे तो उसकी मांग में जो है कमी आ जाती है। तो यहाँ पे समझिएगा, मांग के नियम के सुधारण लिखे। तो एगो उदाहरण बताना है मांग के नियम। तो आपको पहले लिखना है कि मांग का नियम जो है वस्तु के मूल्य पे डिपेंड करता है, कि अगर वस्तु का मूल्य कम है तो मांग ज्यादा होगा, और वस्तु का मूल्य अगर ज्यादा है तो मांग जो है कम हो जाता है। उदाहरण स्वरूप चावल का दाम अगर कम होता है तो आदमी चावल ज्यादा खरीद के रख लेता है 2 महीना ला, लेकिन चावल के दाम अगर अधिक होता है तो आदमी जो है कम खरीद के मार्केट से लाता है। ये उदाहरण में डाल देवे के बात हो गई, खत्म, है कि नहीं। आइए सर नेक्स्ट बात करते हैं। कीमत मांग की लोच को परिभाषित करें। कीमत मांग की लोच भी जो है ना, इसको जो है आपको परिभाषित करना है। आइए तनी मानी हम आपको जो है परिभाषित करके जो है बताते हैं। कीमत मांग की लोच का है तो वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को ही अनुपात की मांग या कीमत की मांग लोच कहते हैं। फिर से वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि कीमत में जो है बढ़ना या घटना। ठीक है। वस्तु का कीमत जो है, कीमत मतलब कि दाम, तो वस्तु की कीमत कितना बढ़ा कितना घटा उसको ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो है बटा दे के लिखेंगे कि वस्तु जो है कितना बिक रहा है वो जो है लिखेंगे। यानी कि वस्तु की कीमत में बढ़ना या घटना ऊपर अनुपात, और नीचे जो है वस्तु कितना बिक रहा है उसके अनुपात को ही हमनी के कहते हैं का तो कीमत की मांग या लोच की मांग कहते हैं। ठीक है। तो कीमत मांग की लोच या लोच की मांग भी इसे कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया सर तो हम आपको फिर से समझाते हैं। मान के चलिए, देखिए कैसे लिखेला है। कीमत की वस्तु की कीमत की प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की कीमत की प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत आप जो है लिख लीजिएगा, जगह नहीं था। और नीचे जो है वस्तु की मांग, तो ये दोनों जो है अनुपात, बीच में जो है लाइन पारल है, यानी कि अनुपात है। मांग के हम मान लिख दिए तो मांग, तो ये दोनों के अनुपात को ही हमनी के कहते हैं का, तो कीमत मांग की लोच या लोच की मांग कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमनी के आते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं सर। देखिए खुली अर्थव्यवस्था क्या है। खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें सभी लोग अपने मन मुताबिक व्यापार कर सकते हैं।
खुली अर्थव्यवस्था, ओपन जो है इकोनॉमिक्स कहते हैं उसे इंग्लिश में। तो खुली अर्थव्यवस्था मतलब कि हर एक कोई जो है अपन बिजनेस अपन मन के अनुसार अगर शुरू कर सके, उसी को हमनी के कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। जैसे कि भारत में जो है खुली अर्थव्यवस्था है, हमार मन करे कि बिहान से जो है हम अंडा के ठेला लगाएंगे तो हम अंडा के ठेला लगा के बेचेंगे। हमार मन है कि बिहान सब्जी के ठेला लगा के बेचेंगे तो सब्जी के ठेला लगा के बेचेंगे। हम अपन मन मुताबिक जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसी को कहलाता है खुली अर्थव्यवस्था। लेकिन सभी देशों में खुली अर्थव्यवस्था नहीं होती है। आप कहीं पे अगर अमेरिका में हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सरकार से भाई आपको पूछना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक बटे। तो ये याद रखिएगा, भारत में खुली अर्थव्यवस्था है, यानी बिजनेस करने के लिए जब सब लोग आजाद होते हैं तो उसी अर्थव्यवस्था को हमने के कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था, ठीक बाटे। आइए सर नेक्स्ट है, बाह्य कारक क्या होते हैं। बाह्य कारक मतलब कि बाहरी के कारक, ठीक है, यानी कि वैसी चीजें जो अर्थव्यवस्था से कोनो संबंध नहीं है, वैसी वस्तुएं या वैसी चीजें जिसका अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं है फिर भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उसी कारक को बाह्य कारक कहते हैं। जैसे राजनीति, आतंकवाद, ये सब अर्थव्यवस्था से कोनो मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति के कारण अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाता है, आतंकवाद के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा जाता है। अगर इमरजेंसी जो है आ गया कोनो देश में तो उसके कारण जो है अर्थव्यवस्था चरमरा जाता है। तो आप जो है याद रखिएगा कि बाह्य कारक का है वैसे कारक जिनका अर्थव्यवस्था से कोनो लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उसी कारक को हमनी के क्या कहते हैं, बाह्य कारक। जैसे राजनीति है कि नहीं, उसके बाद आतंकवाद आप लिख सकते हैं। तो इस सब जो है चीजें हैं आपके नोट्स में बढ़िया से लिखे गए हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी व्यापार के चालू खाता क्या है। आइए बहुआ लेखा समझाते हैं। भारत के विदेशी व्यापार के चालू खाता से मतलब यह है कि भारत जो है अपन जो बना रहा है कोई चीज वो दूसरे देश में भेज सकता है, और दूसरे देश से अगर कोनो चीज बन रहा है और भारत को बढ़िया लग गया तो वो अपन देश में ला सकता है, उसी को कहते हैं का तो भारत के विदेशी व्यापार का चालू खाता। देखिए आपका जो है बैंक में वो चालू खाता होगा, आपको जब मन करता होगा, जब आप 100 रुपया डालते होंगे, जब मन करता होगा जाके बैंक में से 100 रुपया निकाल लेते होंगे, तो उसे चालू खाता कहते हैं। वैसे ही जो है भारत के विदेशी व्यापार का चालू खाता कहने का मतलब कि भारत को अगर कोई चीज अपन यहाँ से दूसरे देश में बेचेला है तो वो ले जाके बेच देता है, अगर वहां से कुछ खरीद के ले आवेला है तो ले आके एजा जो है रख देता है, तो उसी को कहते हैं भारत के विदेशी व्यापार के चालू खाता। बात होता है खत्म। आज के जो है क्लास के खेला खत्म हो गया और आपको जो है ये क्वेश्चनवा जो है दिमाग में फिट हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको आपके नोट्स में मिलेंगे एसजीएस क्लासेस में। तो हम तो कहते हैं डाउनलोड करके कोर्सवा खरीदिए, नहीं तो बाद में आप पछताइएगा, फिर जो है हमको कहिएगा कि सर हम नहीं लिए, बड़ी पछता रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। बाकी आप वीडियो को देखे हैं तो अपन दोस्त में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।